जब भी इंडिया में मोस्ट सेलिंग कार्स की बात होती है तो सबसे ऊपर मारुति का नाम आता है। हर साल मारुति सुजुकी इतनी कार्स बेचती है जितनी कलेक्टिवली कई ब्रांड्स एक साथ नहीं बेच पाते हैं, और इसीलिए सेल्स के मामले में भी नंबर 1 की पोजीशन पर हमेशा से ही मारुति की ही कोई ना कोई कार रही है। फिर वो चाहे मारुति की 800 हो, ऑल्टो हो, वैगनार हो, स्विफ्ट हो या फिर डिजायर। मतलब पिछले कई दशकों में टॉप पोजीशन पर आने वाली गाड़ियां मारुति की ही रही हैं। लेकिन 2024 यानी कि लास्ट ईयर कुछ अलग हुआ, और बहुत बड़ा भी, क्योंकि पिछले साल की हाईएस्ट सेलिंग कार रही है टाटा की पंच। यस, पिछले 40 सालों के इतिहास में पहली बार कोई ऐसी कार रही है जो सेल्स के मामले में नंबर 1 की पोजीशन पर हो और वो मारुति की गाड़ी ना हो। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। इसीलिए आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि टाटा ने अपनी पंच के साथ ऐसा क्या किया है कि वो मारुति की कार्स को भी पीछे छोड़कर आगे निकल पाई। अब इसी बात को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से जानने के लिए मैंने टाटा की पंच को 2-3 दिन तक चलाया है, इसको एक्सपीरियंस किया और जानी इसकी स्ट्रेंथ, जिसकी वजह से इस कार ने इंडियंस को नन मारुति गाड़ी लेने पर मजबूर कर दिया। लेकिन साथ ही साथ मैंने इस गाड़ी की शॉर्ट कमिंग्स भी जानने की कोशिश करी है, जो कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा भी। ये वीडियो एक टिपिकल रिव्यू से अलग होगी और इस वीडियो को मैंने 2 मेजर पार्ट्स में बांटा है। पहले हम बात करेंगे उन पॉइंट्स पर जिनकी वजह से ये गाड़ी एक सेल सक्सेस बन पाई। हम इन पॉइंट्स को बहुत ही डिटेल में जानेंगे और इसकी क्वालिटीज को समझेंगे पहले, एंड देन हम बात करेंगे उन फैक्टर्स पर जिनके ऊपर अभी भी टाटा को काम करने की काफी ज्यादा जरूरत है, यानी कि इसकी शॉर्ट कमिंग्स को भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम वीडियो के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं, यानी कि व्हाट मेक्स इट अ डील ब्रेकर। पंच की सक्सेस के पीछे मुझे एक सबसे बड़ा रीजन इसका डिजाइन लगता है। बाय डिजाइन आई डोंट मीन कि ये गाड़ी कितनी ज्यादा अच्छी लगती है या फिर बुरी। वैसे तो ज्यादातर लोगों को इस गाड़ी का डिजाइन ठीक ही लगता है, नथिंग पोलराइजिंग इन इट, बट बाय डिजाइन हियर आई मीन द डिजाइन लैंग्वेज। टाटा ने जब पंच को लॉन्च करा था तब इस जैसी दिखने वाली कोई भी गाड़ी मार्केट के अंदर नहीं थी। आई मीन कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि कोई एसयूवी नेक्सॉन से भी छोटी हो सकती है, और वैसे भी उसकी जरूरत ही क्या है ना। बट मे बी टाटा की R&D टीम कुछ ज्यादा ही स्मार्ट थी। उन्होंने एक नेक्सॉन से भी छोटी और एक एसयूवी जैसी दिखने वाली कार निकाली, और जो एक्चुअली कुछ हद तक एसयूवी जैसी फील भी होती है। और फील से मेरा मतलब आउटर डिजाइन से नहीं है। बाहर से तो ये कुछ लोगों को एसयूवी लग सकती है, लेकिन कई लोगों को ये रेज्ड हैचबैक ही लगती है। लेकिन यहाँ पर फील से मेरा मतलब है इसके अंदर बैठने से जो फील आती है वो। जब आप इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं तब आपको समझ में आता है कि ये कोई रेज्ड हैचबैक जैसी नहीं है, बल्कि इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ना एसयूवी वाला फील है। और उसका एक बड़ा रीजन है इसका बोनेट। पंच का बोनेट काफी ज्यादा स्ट्रेट है, जिसकी वजह से ड्राइविंग सीट से दिखता रहता है, और इस कार को चलाते वक्त ऐसा लगता है जैसे आप एक एसयूवी चला रहे हो, पर एक ऐसी एसयूवी जिसकी हाइट थोड़ी कम है। हाँ, लेकिन इसकी हाइट इतनी तो है ही जितनी नेक्सॉन या फिर 3XO जैसी गाड़ियों की होती है। इस बात के अलावा बोनेट के अंदर से दिखते रहने की वजह से ये गाड़ी थोड़ी सी बड़ी भी फील होती है। ऐसा लगता है आप थोड़ी बड़ी गाड़ी चला रहे हो। सीटिंग POV के अलावा अगर हम इसके बाहर की डिजाइन की बात भी करें ना, तो वो भी काफी ज्यादा बॉक्सी है, जो कि इंस्पायर्ड तो लगता ही है एक एसयूवी से। वैसे महिंद्रा ने भी टाटा से पहले KUV 100 के साथ कुछ इस तरीके की गाड़ी बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो गाड़ी एक एसयूवी से ज्यादा एक ऊंची हैचबैक लगती थी, और काफी ज्यादा पोलराइजिंग भी था उसका डिजाइन। लेकिन टाटा की ये जो गाड़ी है ये पोलराइजिंग नहीं लगती, काफी ठीक लगती है। और इस टॉप मॉडल कैमो वेरिएंट के अंदर ये और भी ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें इसको डुअल टोन कलर मिल जाता है, और इसमें जो अलॉय व्हील्स हैं वो भी काफी ज्यादा अच्छे दिखाई देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि टाटा ने शायद ये समझा कि कई लोगों को एसयूवी जैसी ऊंची कार तो चाहिए, लेकिन उनका बजट एक हैचबैक वाला ही है। तो इसीलिए वो ये गाड़ी लेकर आए, और अपनी बड़ी ही यूनिक ऑफरिंग की वजह से ये गाड़ी देखते ही देखते काफी ज्यादा हिट भी साबित हो गई। अगली चीज जो इस गाड़ी के फेवर में जाती है वो है इसकी सेफ्टी, विच इज क्वाइट ऑब्वियस ऑब्वियसली, लेकिन उससे भी ज्यादा जो इस गाड़ी के फेवर में जाती है ना, वो है इसकी बिल्ट। देखो, टाटा ने नेक्सॉन के साथ सेफ्टी के मामले में एक तगड़ा डोमिनेंस हासिल कर लिया था, लेकिन जब वो वैसी ही सेफ्टी पंच जैसी 6-6.5-7 लाख रुपए की गाड़ी में देने लगे, तो ये चीज ना लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आई। लोगों को लगा कि यार इस सेगमेंट में तो कोई और गाड़ी है नहीं जो इतनी ज्यादा सेफ्टी देती हो। ज्यादातर गाड़ियां 1-2 स्टार ही लेकर आ रही थी, वहीं जो पंच थी वो 5 स्टार लेकर आई। तो इसलिए शायद लोगों को ये लगा हो कि यार सस्ती गाड़ी होने के बावजूद भी ये काफी ज्यादा सेफ है, और इसीलिए ये एक बहुत बड़ा पॉइंट रहा है इस गाड़ी की इतनी ज्यादा सेल्स का। लेकिन सिर्फ सेफ्टी एक बड़ा USP नहीं है इस गाड़ी का, बल्कि जिस टाइप की बिल्ट इस गाड़ी के अंदर मिलती है ना, वो भी एक सेलिंग पॉइंट बनता है इसके लिए। देखो यार, गाड़ी का दरवाज़ा बंद करके देखने से या फिर उसका बोनट बजाने से ये समझ में नहीं आता कि गाड़ी कितनी ज़्यादा सेफ़ है या फिर अनसेफ है। लेकिन जब आपकी गाड़ी छोटे मोटे कार क्रैशेस में आती है ना, तब आपको समझ में आता है कि गाड़ी की जो मेटल की क्वालिटी है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखो यार, सारे के सारे कार क्रैशेस ना लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते हैं। कई बार आप स्लो स्पीड में टकराए तो किसी दूसरी गाड़ी से, किसी मोटरसाइकिल से, तब मैंने ये नोटिस करा है कि मारुति और होंडा की जो कार्स होती है ना, उनका हाल ना काफ़ी ज़्यादा बुरा हो जाता है छोटे मोटे कार क्रैशेस के अंदर ही। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो अनसेफ हैं। आजकल तो मारुति की गाड़ियाँ भी 4 स्टार रेटिंग 5 स्टार रेटिंग ला रही है, और होंडा की तो पहले से ही ला रही थी। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब गाड़ी में इतना ज़्यादा नुकसान हो जाता है ना, तो वो आपकी जेब पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। वहीं टाटा की गाड़ियों में बहुत कम नुकसान होता है, डेंट वगैरह ही आते हैं छोटे मोटे, तो आपको उतना ज़्यादा नुकसान नहीं भरना पड़ता। तो ये भी एक कंसीडरेशन वाला पॉइंट होता है जब आप एक गाड़ी खरीद रहे हो तो, एक आम बायर के तौर पे।
तो कहीं ना कहीं मेरा कहने का मतलब ये है कि इस गाड़ी की जो सॉलिड बिल्ट है ना आउटर बॉडी की, वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सॉलिड सा पॉइंट बन जाती है लोगों का इस गाड़ी को खरीदने के लिए। अगली चीज जो इस गाड़ी की सेल्स में हेल्प करती है वो है इसके सस्पेंशंस। यार इस गाड़ी के सस्पेंशंस है ना, मैं उनसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इस गाड़ी को आप गड्ढों में से बहुत तेज भी निकाल दोगे ना, तब भी इस गाड़ी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ये गड्ढों में से निकल जाती है, इस गाड़ी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। इसमें से किसी भी तरीके की आवाज़ नहीं आती है। वो आती है ना कुछ गाड़ियों में से खट करके आवाज़, जब आप उनको तेज़ी से किसी खड्डे में से गलती से निकाल देते हो, वो इसके अंदर से बिल्कुल भी नहीं आती है, जिसकी वजह से इस गाड़ी को आप ख़राब रास्तों पे भी ना एक अच्छी स्पीड मेंटेन करते हुए चला पाते हो। और बहुत कॉन्फिडेंस रहता है यार, इंडियन रोड्स पे इस तरीके के सस्पेंशन हो तो मज़ा आ जाता है भाई। मतलब कितने ही हमारे यहाँ पे रास्ते ख़राब होते हैं, लेकिन इसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे ये वाला रास्ता देखो, अगर इस रास्ते में मैं अपनी सेडान या फिर हैचबैक लेकर आ जाऊँगा ना, तो यार मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा हिल के। इस गाड़ी के अंदर भी मैं हिल रहा हूँ, मोशन है अंदर, फिर भी मैं सच बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा बेटर है कंपैरेटिवली इस सेगमेंट में आने वाली बाकी गाड़ियों के मुकाबले। तो सस्पेंशन में तो यार एक नंबर गाड़ी है। जैसे यहाँ पर देखो कैसे निकल रहे हैं हम, या फिर इस मिट्टी वाले पार्क में देखो, यहाँ पर मेरे को बिल्कुल भी स्पीड कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है गाड़ी चलाते टाइम। इस गाड़ी की राइड क्वालिटी से मैं बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ। हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा बकवास रोड्स हैं, आपको सभी को पता है, जैसे अभी मैंने दिखाया भी था थोड़ी देर पहले, और वहाँ पर इस तरीके के सस्पेंशंस एक्सेल करते हैं। और सच बता रहा हूँ, मैंने इस सेगमेंट में ना अभी तक इस तरीके के सस्पेंशन सेटअप देखे नहीं है। तो ये चीज़ इस गाड़ी के पक्ष में जाती है, और मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से इतने सारे लोग इसको ऑप्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी सॉफ्ट रोडर साबित होती है, क्योंकि हमारे ख़राब रास्तों के लिए इसके जो सस्पेंशन है ना वो काफ़ी अच्छी तरीके से ट्यून्ड है। अब ये तो वो पॉइंट्स है जिन्होंने इस गाड़ी के लिए कहीं ना कहीं यूएसपी के तौर पे काम करा है, जिसकी वजह से ये गाड़ी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाई है। लेकिन अब हम कुछ उन क्रिटिकल पॉइंट्स की बात भी कर लेते हैं जहां पर थोड़ा सा अभी और भी काम करने की जरूरत है टाटा को इस गाड़ी पे। सबसे पहले हम इंटीरियर से चालू करते हैं। देखो यार, मैं इंटीरियर्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे रिव्यूज़ पड़े हैं ऑनलाइन, लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बात ज़रूर करूंगा। कार के इंटीरियर से एक अच्छी वाइब देते हैं, लेकिन हर जगह ना सिर्फ हार्ड प्लास्टिक्स ही यूज़ करी है टाटा ने। मुझे लगता है कि जो कुछ टच पॉइंट्स है ना, वहाँ पर एटलीस्ट सॉफ्ट मटेरियल देना चाहिए था इस गाड़ी के अंदर भी। आगे की और पीछे की दोनों ही सीट्स का जो कंफर्ट है वो ठीक ठाक है, और साथ में जो आगे की सीट में बोल्स्टर सपोर्ट मिलता है वो भी मुझे ठीक लगा। हाँ, पर मेरी हाइट वाले लोगों के हिसाब से ना रेयर सीट पे लेग रूम बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी चलो पैर तो नहीं टकरा रहे हैं। अब अगर हम डैशबोर्ड की तरफ आए तो यहाँ पर जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है वो है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। इसका साइज एकदम परफेक्ट लगा मुझे, क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है स्क्रीन की, टच रिस्पॉन्स अच्छा है इसका जो यूआई है मुझे वो एक्चुअली बहुत सारी गाड़ियों से अच्छा लगा जो मार्केट के अंदर फिलहाल में मिल रही हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो भी मिल जाता है, जो कि सहूलियतों में ऐड करता है आपके। तो ऑल एंड ऑल मुझे जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, लेकिन जितना इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम मुझे पसंद आया है उतनी इसकी एमआईडी पसंद नहीं आई है। मेरे हिसाब से डिजिटल एमआईडी के बजाय टाटा को पंच के एटलीस्ट टॉप वेरिएंट्स के अंदर फुली डिजिटल स्क्रीन दे देनी चाहिए, जैसे कि वो नेक्सॉन के अंदर देते हैं। और अगर वो निचले वेरिएंट्स के अंदर भी इस डिज़ाइन की एमआईडी दे दें तो वो थोड़ा और ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो मेरी पर्सनल चॉइस है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो ओवरऑल इंटीरियर्स में टाटा ने ठीक ठाक काम करा है और खूब सारे फीचर्स भी दिए हैं। अरे हाँ, एक चीज़ तो बताना भूल ही गया, इस गाड़ी के अंदर भी आपको सनरूफ मिल जाती है, और वो भी काफ़ी निचले वेरिएंट से ही मिलनी चालू हो जाती है। तो जो सनरूफ के दीवाने हैं उन लोगों को ये गाड़ी पसंद आ सकती है। चलो अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के ड्राइविंग डायनामिक्स की, गियर बॉक्स की और इंजन की, जिनमें कुछ चीज़ें तो मुझे ठीक लगी हैं, पर कुछ चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ। जैसे हम पहले इंजन से ही स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, अगर मैं इसके 3 सिलेंडर इंजन की बात करूँ जो कि लगभग 86 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है, तो ये जो इंजन है ये स्लो स्पीड्स पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। मेरा मतलब, अगर आप स्लो स्पीड वाले ट्रैफिक में इस गाड़ी को चलाते हो तो आप स्लो मूविंग व्हीकल्स को बहुत आराम से ओवरटेक कर पाते हो, या इवन अगर 40-50 की स्पीड में भी कोई गाड़ी चल रही है ना, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से ओवरटेक कर पाओगे। इवन और मैंने ये भी नोटिस करा है कि अगर आप इसके अंदर 2-3 लोग बिठा लो तो तब भी इसका जो इंजन है वो ठीक ठाक ट्रैक्टेबल फील होता है, 2-3 हज़ार RPM के आसपास। कोई उसमें प्रॉब्लम मेरे को फील नहीं हुई है, यानी कि सिटी ड्राइव के लिए ये इंजन सफिशिएंट पावर जनरेट करता है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब आप इसको हाईवे पे लेके जाते हो, यानी कि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 80, 100 और 120 के आसपास की जो स्पीड्स रहती हैं, खासकर 100 के ऊपर जो स्पीड रहती है, वहाँ पर ना इस इंजन की पावर ऐसे फील होती है कि इस इंजन के अंदर पावर बची नहीं है। और आप फास्ट मूविंग गाड़ियों को जब आपको ओवरटेक करना होता है हाईवेज़ पर, तब आपको 2 बार सोचना पड़ता है, आपको गियर डाउन करने पड़ेंगे, हो सकता है टू बिल्ड द RPM, तब शायद आप इसको ठीक से कर पाओ। मतलब प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको जब आप फास्ट मूविंग ट्रैफिक के अंदर इस कार को चलाओगे ओवरटेक करने के लिए गाड़ियों को। बाकी इसके अंदर एक चीज़ मैंने और नोटिस करी है, जब आप इस गाड़ी को तेज़ चला रहे होते हो, मतलब जब आपकी गाड़ी हाई RPM पे होती है, 5-6 हज़ार RPM के आसपास होती है, 4 हज़ार RPM के आसपास होती है, तो इस गाड़ी की ना जो साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और वो जो आवाज़ होती है ना, वो कोई स्पोर्टी साउंड नहीं है, मतलब वो एक शोर है जो 3 सिलेंडर इंजन के से आता है आपको। और वो जो शोर है ना, वो हर किसी को पसंद नहीं होता। मतलब
जैसे होंडा की कई गाड़ियाँ होती हैं वो थोड़ी सी स्पोर्टी साउंड निकाल के देती हैं आपको हाई आरपीएम पे, आवाज़ वो भी निकालती हैं लेकिन वो थोड़ी स्पोर्टी फील होती हैं। लेकिन इस गाड़ी की जो आवाज़ जो फील होती है वो मुझे थोड़ा सा शोर वाली फील होती है। अब वो मुझे पर्सनली उससे कोई दिक्कत नहीं है देखो, लेकिन कुछ लोगों को वो अनॉय कर सकती है। मैं नहीं होता हूँ उससे अनॉय, मेरे को ठीक लगता है, कोई बात नहीं, गाड़ी तेज़ चल रही है तो आवाज़ करेगी, मेरा तो वो वाला माइंड सेट है। बाकी हाँ, एक चीज़ ज़रूर है जो टाटा ने बहुत अच्छी करी है, जब से BS6 फेज़ 2 वाले अपडेट्स आए हैं गाड़ियों के अंदर, तब से ना इनके इंजन पहले से काफ़ी स्मूथ हो गए हैं। पहले मैं नोटिस करता था कि टाटा की गाड़ी में थोड़ी थोड़ी वाइब्रेशन फील होती रहती थी 3 सिलेंडर इंजन के अंदर, लेकिन अब वो वाइब्रेशन मेरे को ना तो स्टीयरिंग में फील हो रही है, ना ही इसके एक्सेलेरेटर पैडल पे फील हो रही है। कहीं मेरे को ऐसी कोई खास वाइब्रेशन फील नहीं हो रही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, जो कि पहले से काफ़ी कम हुई है मतलब वाइब्रेशंस। तो उसकी वजह से इस गाड़ी के थोड़े से NVH लेवल भी बेटर हुए हैं पहले से, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो मेरा जो फाइनल वर्डिक्ट है इसके इंजन को लेकर वो यही है कि टाटा को ना जो इस पे काम करने की ज़रूरत है वो इसकी थोड़ी सी पावर के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, या फिर जिस तरीके की पावर डिलीवरी इसकी है उस पर काम करने की ज़रूरत है, खासकर हाई स्पीड्स पर। लो स्पीड्स पर, सिटी स्पीड्स पर कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट कार है, आप आराम से चला सकते हो। स्लो मूविंग ट्रैफिक में थोड़ा सा जर्क, हल्का सा जर्क फील होता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो भी मैनेज हो जाता है। लेकिन हाई स्पीड्स पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, तो ये जो इंजन है काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगा और आपको ये गाड़ी एज अ होल पैकेज बहुत बेटर फील होगी। तो ओवरऑल इंजन थोड़ी और पावर की डिमांड करता है, लेकिन मेरे हिसाब से पंच की जो टारगेट ऑडियंस है ना, उनके लिए कोई डील ब्रेकर नहीं है। हाँ, पर जो अगली चीज़ है वो ज़रूर डील ब्रेकर साबित हो सकती है, क्योंकि वो है इसका AMT ट्रांसमिशन। मैं पंच का टॉप मॉडल चला रहा हूँ, यानी कि कैमो, और उसमें भी हमारे को ये गाड़ी मिली है AMT गियरबॉक्स के साथ, और मेरा मानना ये है कि टाटा को अपने इस AMT गियरबॉक्स पे काम करने की ज़रूरत है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो गियर बॉक्स है ना, काफ़ी स्लो फील होता है। मैं मानता हूँ कि ज़्यादातर AMT गियर बॉक्स स्लो ही फील होते हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांड के हो, लेकिन ये वाला कुछ एक्स्ट्रा स्लो फील होता है। इसको अगर मैं एक एग्जांपल देके समझाऊँ तो इसको आपको जिस तरीके से समझ सकते हैं कि आपने एक बगल में इंसान बिठा रखा है सिर्फ गियर बदलने के लिए, और उस इंसान को ना गियर बहुत ज़्यादा अच्छे से बदलने नहीं आते हैं, इसीलिए वो अक्सर गलत टाइम पर गियर बदल देता है, या फिर जब वो गियर बदलता है तो वो एक गियर से दूसरे गियर में जाने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। इसको कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो। जब भी इसका AMT गियर चेंज करता है तो आपको एक बढ़िया सा हेड नॉट फील होता है, यानी कि आपका सिर हिलता है, क्योंकि जो इसकी गाड़ी की शिफ्टिंग है ना वो थोड़ी स्लो है। ऑल्सो अक्सर आप ये पाओगे कि आपकी जो गाड़ी है वो कई बार ना गलत गियर में चल रही होती है और आपको थ्रॉटल एडजस्ट करके अपना गियर करेक्ट करना पड़ता है। ये गियर बॉक्स सबसे ज़्यादा सही तरीके से तभी काम करता है जब आप इस गाड़ी को आराम से पिकअप करो या फिर एक ही पेस में चलाओ। अगर आप इस गाड़ी को तेज उठाने की कोशिश करते हैं ना, तो उस कंडीशन में ये गियर बॉक्स टाइमली गियर चेंजेस नहीं कर पाता है। तो इस AMT गियर बॉक्स को समझने के बाद मेरा ओपिनियन तो यही रहेगा कि अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ट्रैवल नहीं करते हैं ना, तो आप इस गाड़ी का मैनुअल ट्रांसमिशन ही ऑप्ट करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। बाकी अगर मैं इसकी हैंडलिंग की बात करूँ तो इस टाइप की ऊंची गाड़ी के हिसाब से मुझे इसकी हैंडलिंग काफ़ी सही लगी, क्योंकि जो इस सेगमेंट में आने वाली बाकी कार्स है ना, उनके अंदर आपको बिल्कुल भी फील एंड फीडबैक नहीं मिलता है, जो कि इस गाड़ी में थोड़ा मिलता है आपको सरप्राइजिंगली। ऑल्सो स्लो स्पीड्स पर इसका जो स्टीयरिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा लाइट भी रहता है, तो आपको पार्किंग वगैरह करने में कोई भी खासी दिक्कत नहीं आती है। इसके अलावा थोड़ा सा ऊंचा होने के बावजूद भी इस गाड़ी का जो बॉडी रोल है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम है, तो ये बात भी इसके डायनामिक्स में ना एक प्लस पॉइंट की तरह ऐड हो जाती है। तो इस गाड़ी को ढंग से एक्सपीरियंस करने के बाद मेरा ओपिनियन तो यही है कि इस प्राइस पॉइंट पे, यानी कि 6 से 10 लाख रुपए के एक शोरूम प्राइस पर आने वाली इस कार में ना ऑफर करने के लिए काफ़ी कुछ है। और खासकर इस प्राइस पॉइंट पर एक्स्टर के अलावा यही एक लौती छोटी गाड़ी है जो एक छोटी SUV वाला फील दे सकती है। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगा कि अगर SUV फील की बात हो रही है ना, तो ये एक्स्टर से थोड़ी ज़्यादा ही बेटर फील होती है, जो कि एक्चुअली में ज़्यादातर इंडियंस को चाहिए भी, और इसीलिए कहीं ना कहीं ये पूरे 1 साल तक इंडिया के अंदर मोस्ट सेलिंग कार भी बनी रही है। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे भी हैं इस गाड़ी के अंदर जहाँ पर अभी सुधार किया जा सकता है। जैसे एक तो इंजन है जिसमें मेरे को थोड़ी सी पावर की कमी लगी, थोड़ी सी पावर और हो सकती है इसके अंदर, और जो इसका AMT है ना उस पर तो थोड़ा और भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है टाटा को। मैं तो यही बोलूँगा कि टाटा को ना अपनी गाड़ियों में से AMT हटाकर CVT दे देना चाहिए उनके अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा सही रहता है। होंडा यही करता है अपनी कार्स के साथ। बाकी इन 2 पॉइंट्स के अलावा पंच इस प्राइस पॉइंट पर आने वाली एक सॉलिड गाड़ी है और अपनी डिमांड को सही जस्टिफाई करती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में अपने विचार भी जरूर छोड़ते हुए जाइए। थैंक यू।